हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि आज फिर मैं क्लास 10th का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी लेकर के आ रहा हूं। और इस बायोलॉजी में आज हम बात करेंगे, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके। और क्वेश्चन आंसर में मैं एक बता चुका हूँ, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनको मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूँ इस लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो आज हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को। ओके, तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए जो पोषण होता है उसका क्यों अनिवार्य होता है? ठीक क्वेश्चन था, इसका उत्तर देख लीजिए। जीवों के संचालन के लिए, वृद्धि के लिए, या फिर हमारा शरीर जो होता है टूट जाता है, फूट जाता है, उसको रोकने के लिए जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मीन्स क्या कि हमारे जीवों में जो हो क्या होता है, संचालन होता है, वृद्धि होता है, टूट फूट को रोकने के लिए जो भी वर्क होता है वो ऊर्जा की आवश्यकता उसमें पड़ती है। और ऊर्जा हमें प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है। यानी हम लोग जितने भी चीज़ खाते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, भोजन की ज़रूरत पड़ती है, जो भोजन की क्रिया से प्राप्त होते हैं। मतलब कि जो भी होते हैं वो पोषण की क्रिया से ही प्राप्त होते हैं। ओके, तो आप समझ गए जीवों में पोषण क्यों आवश्यक है। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पोषण की परिभाषा लिखें। क्या? पोषण की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर होगा, यह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसी विधि जिसमें कि जीव क्या करता है कि जो भी पोषक तत्व होता है, यानी जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उस तत्व को ग्रहण करके या खा करके उनका क्या करता है, उपयोग करता है, जिसको हम पोषण कहते हैं। समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अगले, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन। जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो है आपको मैं बता दूं कि चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। मतलब कि स्वपोषण के लिए जो है किस किस परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। मीन्स स्वपोषण क्या? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो वो स्वपोषण होता है। और स्वपोषण के लिए और हाँ एक चीज़ है, अपना भोजन कैसे बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाएगा, है ना। तो स्वपोषण के लिए जो है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। जैसे स्वपोषण कौन हो जाएगा? हरे पौधे। तो हरे पौधों सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णन से, मीन्स के पत्ती में ये क्या करता है, हरे पौधे क्या करता है, सूरज के प्रकाश की सहायता से वो क्या करता है कि पौधे में एक क्लोरोफिल होता है, पत्ता में पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट
क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। मीन्स बोल जाता है कि वो जो प्रकाश संश्लेषण करता है यानी भोजन बनाता है, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल से ये क्लोरोफिल नामक वर्णन से CO2 लेता है और जल के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट लेता है, निर्माण करता बनाता है। और इस क्रिया में और उसको बनाते बनाते क्या होता है, ऑक्सीजन भी बनता है उसके साथ। तो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, अपने बाहर निकाल देता है जिसको हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए रासायनिक समीकरण दिया हुआ 6CO2 + 12H2O। सूरज के प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की सहायता से ये अभिक्रिया करता है 6CH12O6 + 6H2O + 6O2 ये देता है। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, मतलब एक स्वपोषी पोषण के लिए जो है क्या क्या जरूरी है, आवश्यक है। तो सूरज का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये सब होना अनिवार्य है एक प्रकाश संश्लेषण के लिए या एक स्वपोषी पोषण के लिए, या कोई भी पौधा होता है उसको प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 4th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है परपोषण से आप क्या समझते हैं। परपोषण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। मीन्स क्या बोला जाता है कि वह जीव जो अपने पोषण के लिए जो है वो दूसरों पर, अन्य जीवों पर आश्रित निर्भर रहता है, उसको हम पोषण कहते हैं। और ये पोषण 3 प्रकार के होता है, एक परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ओके, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा 5th नंबर, जो कि आप देख रहे हो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब कोई जीव अपना भोजन मृत या सरीगले, यानी कि मृत मतलब क्या, मरा हुआ, यानी कि वह जीव जो अपना भोजन क्या करता है, मरे हुए पदार्थ से करता है, या फिर सड़ी गली जो भी वस्तुएं होती है उनसे प्राप्त करता है, जिसको हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ये जो कवक होते हैं वो इस प्रकार जो है, कवकों में इसी प्रकार के पोषण पाया जाता है, और जो कवक होता है उस कवक में इसी प्रकार के पोषण पाया जाता है, यानी मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप देख रहे हो अच्छी तरीके से। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुनिए। परजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा जब कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। मीन्स बोला जाता है कि वह जीव जो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, वह जीव जो दूसरों पे निर्भर रहता है या दूसरों पर निर्भर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हो अच्छी तरीके से कि क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा वैसी प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, प्राणी संपोषी कहलाता है। और इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव्य के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार का लक्षण जो है अमीबा में, मेढक में, मनुष्य में
इत्यादि में पाया जाता है। ओके, तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था कंप्लीट। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो इसका तो आंसर लंबा होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। मीन्स क्या, हरे पौधे जो है वो अपना भोजन तैयार कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं, है ना। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जमीन से जल एवं खनिज लवण लेकर के अपना भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मीन्स बोला जाए कि कोई भी क्या, एक हरे पौधे, ठीक है, कोई पौधा है वो क्या करता है कि सूर्य की हेल्प से वो क्या करता है कि वायुमंडल से जो है, इस सूर्य की उपस्थिति में इस वायुमंडल से क्या करता है, CO2 लेता है। क्या लेता है, CO2 लेता है। और CO2 लेने के बाद जो है ये क्या करता है कि इस जो भूमि है, तो इस जमीन से क्या करता है, जल लेता है और खनिज लवण लेता है, ठीक है। और इस सब को लेकर के क्या करता है, ये पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ओके, तो वही बात यहाँ पे भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, और इसी विधि को हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। हरे पौधे में हरित लवक है जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। मीन्स क्या, ये जो हरे पौधे हैं, इस हरे पौधे में हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण से ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु यानी CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। ओके, तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो देख लीजिए। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। मीन्स पत्ती होता है पौधे का, पेड़ का, तो उसको प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यानी कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की जो भी क्रिया होती है वो शुरू से लेकर के अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं और ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं। ये जितने भी ये पौधे होते हैं सब के पत्तियों में ये पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसलिए जो है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो अब हम आते हैं अगले 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर देख रहे होंगे आप कि 10 नंबर क्वेश्चन है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है। ओके, तो अब हम 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इन मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ओके, जिसका नाम हो जाएगा पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा सब लिंगुअल ग्रंथि। ओके, तो ये 3 ग्रंथि था
जो कि मनुष्य के मुख गुहा के अंदर हो जाता है। ओके, तो अब हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखें। बोल रहा है कि एक मनुष्य में जो आमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है, तो उसका नाम लिखना है। तो उसका नाम हो जाएगा उत्तर में कि आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है या फिर बांटा होता है, जो कि पहला होता है कार्डियक। और ये जो कार्डियक है आमाशय के सबसे ऊपरी भाग में होती है, यानी आगे वाले भाग में होती है। सेकंड नंबर फुंडिक। तो फुंडिक जो है वो आमाशय का मध्य भाग में होता है, यानी बीच वाले भाग में होता है। थर्ड नंबर की बात कर लें तो थर्ड नंबर में देख लीजिए कि पाइलोरिक हो जाएगा, पाइलोरिक। और ये जो है आमाशय का पिछला भाग, यानी आमाशय के जो है पिछले भाग में ये पाया जाता है, क्या, पाइलोरिक। ओके, तो उसका जो है हम फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ हमारा हो गया अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। मतलब बोला है कि मनुष्य में छोटी आंत जो होती है वो उसकी लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत के 3 भागों को नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत आहार नाल या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। और छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ओके, तो ये क्वेश्चन था। ये 3 प्रकार के होते नहीं है, यहाँ पे आप कर लेंगे। छोटी आंत 3 भागों के होते हैं, 3 भागों के होते हैं, लिख लीजिएगा। जो कि पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, ये होता है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इसलिए कंप्लीट हो गया। ओके, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट हो गया तो हम अगले क्लास में आपको लेकर के आऊँगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लेकर के मैं आऊँगा। तो ये वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ये वीडियो मैं जब भी लाऊंगा वो आपको समय पे मिल जाए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 6, 7, 8 का पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमारे जो सुगम गणित चैनल है, ओके, हमारा एक सुगम गणित चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ही दबा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ सुगम गणित चैनल पे जो हूँ 6, 7, 8 को मैं ले रहा हूँ क्लास वहाँ प्रेजेंट अभी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में इस लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।